हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 49। तो देखो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन पदाधिकारी साम्राज्य की सेना का सेनापति होता था। गुप्तकालीन पदाधिकारी पूछा है इसमें, साम्राज्य की सेना का सेनापति कौन होता था। पहला है इसमें महाबलाधिकृत, दूसरा है महादंडनायक, तीसरा है महाप्रतिहार और चौथा है इसमें महासंधि वेहक। बताओ तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा। देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाबलाधिकृत। जो महाबलाधिकृत होता था गुप्तकालीन पदाधिकारी होता था और ये साम्राज्य की सेना का सेनापति होता था। बी में दिया हुआ है इसमें महादंडनायक, यह युद्ध और सैन्य जो सक्रियता थी उससे संबंधित होता था। सी में दिया हुआ है महाप्रतिहार, जो महाप्रतिहार होता था इसका कार्य सम्राट के जो राज प्रसाद की जो देखरेख है वो उसको करना था। इसका कार्य जो था, देखो संधि विग्रह इसके नाम में ही देख पा रहे होंगे। संधि जो विग्रहक जो होता था, ये जो पद था ये इस पद को जो धारण करता था, ये समाप्ति के बाद जो युद्ध की समाप्ति होती थी उसके बाद संधि का कार्य करवाता था ये। ठीक है, यानी इसे कह सकते हो शांति और युद्ध दोनों से ये संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सर्वप्रथम मयूर शैली की गुफाएं यानी मुद्राएं किसके द्वारा चलवाई गई थी। मयूर शैली की मुद्राएं किसके द्वारा चलवाई गई थी भारत में सर्वप्रथम। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या रामगुप्त, बताइए। मयूर शैली की मुद्राएं किसके द्वारा चलवाई गई थी। देखो भारत में सबसे पहले मयूर शैली की मुद्राएं जो थीं कुमारगुप्त के द्वारा चलाई गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कुमारगुप्त के द्वारा। देखो पश्चिम भारत का जो विशाल भूभाग है उससे कुमारगुप्त की जो स्वर्ण और रजत और उसके अलावा जो ताम्र की मुद्राएं वो प्राप्त हुई हैं। पश्चिम भारत के जो विशाल भूभाग क्षेत्र है उस क्षेत्र से मिली हैं। सोने की, रजत की और ताम्र की तीनों मुद्राएं मिली हैं कुमारगुप्त की। देखो इनकी मुद्राओं पर महेंद्रादित्य, इसके अलावा अगीत महेंद्र और क्या बताऊं आपको महेंद्र सिंह, इन सभी उपाधियों को उत्कीर्ण किया गया है और इन सभी के बारे में इसमें मुद्राओं में जानकारी मिली है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला इसमें एग्रोनोमई मार्ग निर्माण। एग्रोनोमई जो था क्या मार्ग निर्माण से संबंधित है। पोतवाध्यक्ष ये माप तोल का अधिकारी होता था क्या। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रभारी। अक्राध्यक्ष वाणिज्य विभाग से संबंधित था। तो बताओ इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। बताओ कौन सा होगा आपके हिसाब से इसमें, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है अक्राध्यक्ष, ये वाणिज्य विभाग से नहीं संबंधित है, याद रखना, ये खान विभाग से संबंधित था। तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यानी अक्राध्यक्ष का संबंध किससे है, खान विभाग से संबंधित है ये। ठीक है, इस वजह से ये गलत है। बाकी ये एग्रोनोमई ये मार्ग निर्माण से संबंधित है। पोतवाध्यक्ष ये मापतोल का अधिकारी होता था। सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अधिकारी होता था। बूचड़ खाने का जो प्रभारी होता था उसको सूनाध्यक्ष कहते थे। ठीक है, तो बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि अक्राध्यक्ष जो होता था ये खान विभाग से संबंधित है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताइए कौन सा सही होगा आपके हिसाब से। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगन, बताओ। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो इसका सही जवाब है मेहरगढ़, ऑप्शन बी। बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान में, उस जगह पर स्थित है ये पुरास्थल है मेहरगढ़। वहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो हैं ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखो मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं।
मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उसमें बेलन नदी है, उसके किनारे स्थित है, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? गौतमीपुत्र, सतकर्णी, बिंदुसार, कनिष्क या समुद्रगुप्त? बताइए। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। देखो कनिष्क जो है कुषाण वंश का महानतम शासक हुआ है और इसके कार्यकाल की बात करें तो 78 ईस्वी में ये शासक बना था। देखो कनिष्क ये महायान जो बौद्ध धर्म शाखा है, बौद्ध धर्म की महायान बौद्ध धर्म का ये उपासक था। इसके समय में चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी कुंडनवन कश्मीर में, वो कराई गई थी चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, आगे देखो, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? टिन, लोहा, तांबा या कांसा? बताओ। तो देखो उस मनुष्य ने जो सबसे पहले धातु प्रयोग में की थी वो तांबा थी। तांबे का प्रयोग मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किया गया था। देखो इसके द्वारा बनाया जाने वाला जो प्रथम औजार है वो कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी ये तमिलनाडु में मिला है शायद, अतिरम्बकम ऐसा ही कुछ नाम है, अतिरम्बकम कुछ उटपटांगा सा नाम है, पर तमिलनाडु से ही मिला है जहाँ तक है। देखो लगभग 5 सहस्राब्दियों तक ये तांबा जो है मनुष्य के लिए ज्ञात एकमात्र धातु था। ठीक है, और तांबे का जो इस्तेमाल है सबसे पहले मनुष्य ने 10,000 वर्ष पहले किया था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, देखो तांबे के द्वारा ही फिर कांसा बनाया गया, तो इस हिसाब से भी देख सकते हो। और जो लोहा है, लोहा तकरीबन 1000 में इसकी खोज हो गई थी, लेकिन इसका प्रयोग जो हुआ था 600 BC के आसपास हुआ था। आगे देखो, अब इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ और एक साइड में वार्षिक वर्षा के बारे में लिखा हुआ है। देखो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और इन्हीं को कहते हैं हरे भरे वन, यानी 12 महीने पूरे साल ये हरे भरे रहते हैं, सदाबहार। ठीक है, तो ये कहाँ पर रहेंगे इस तरह के वन? जहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो अनुमान लगा सकते हो। वर्षा देख लो इसमें सबसे अधिक कहाँ है, 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो ये तो निश्चित हो गया। एक का तो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये साइड के जो क्षेत्र हैं या फिर पश्चिमी घाट है भारत का, इन क्षेत्रों में, और पूर्वोत्तर जो राज्य हैं भारत का, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये। ठीक है, अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। और देखो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और देखो यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी होता है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन टेम्परेचर दोनों क्षेत्रों का तकरीबन बराबर सा ही रहता है, थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है। ठीक है, लेकिन वर्षा सदाबहार वनों में अधिक होती है। ये जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है इनमें थोड़ा टेम्परेचर अधिक रहता है, 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर तकरीबन 35-36 डिग्री तक पहुंच जाता है, यहाँ का 40 तक भी पहुंचता है। एवरेज है 29 से 35 के आसपास का। ठीक है, और ये इसका सही मिलान देख लो कहाँ हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, अब ये देखो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4। और देखो निर्जल जो वन है वो पाए जाएंगे जहाँ पर वर्षा कम होती है, यानी 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो देखो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया और इसका 3 हो गया। 2 1 4 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लो, 2 1 4 3, तो इसका ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं क्षेत्रों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण क्या है? देखो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी है, यानी पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, उन दोनों के मध्य देखोगे आप तो तकरीबन 2 घंटे का अंतर है। और ये अंतर क्यों है, इसका ये कारण पूछा है। पहला, इसमें भारत का विशाल देशांतरीय विस्तार है।
दूसरा है इसमें भारत का विशाल अक्षांशीय विस्तार है। और तीसरा है इसमें उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय विभाजन की वजह से या पृथ्वी का घूर्णन इस वजह से। तो बताओ इसमें से आंसर कौन सा होगा आपके हिसाब से कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो बिंदु हैं उनके मध्य 2 घंटे का अंतर है। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का विशाल देशांतरीय विस्तार होने की वजह से पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी भाग है यानी अंतिम भाग है, जो भारत का सबसे पूर्वी किनारा है, तकरीबन 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास है। और पूर्व से पश्चिम में गुजरात में स्थित है, एक अंतिम स्थान है। ये नाम बता सकता है मुझे कोई कि पूर्वी स्थान का नाम क्या है भारत के का और पश्चिमी स्थान का नाम क्या है? तो देखो जो पश्चिमी साइड में सबसे अंतिम बिंदु है भारत का, उसका वो जो है 68 डिग्री 7 मिनट के आसपास है। और इन दोनों के मध्य तकरीबन देखोगे तो 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। ठीक है, और 1 डिग्री का मान होता है 4 मिनट के बराबर। अगर आप 1 डिग्री यानी 1 से 2 डिग्री के मध्य जाओगे तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसमें तकरीबन 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा, यानी अंतर है 4 मिनट का। ठीक है, इस वजह से देखोगे आप जो 4 30 में अगर आप 4 का गुणा करोगे तो 120 मिनट आ जाएंगे। और 120 मिनट को आप 60 से भाग करोगे तो 2 घंटे आ जाएंगे। इस वजह से समझ सकते हो कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों में 2 घंटे का फ़र्क है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत का विशाल देशांतरीय विस्तार होने की वजह से। अब ये देखो किसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये मरुस्थल जो हैं सभी कहाँ पर पड़ते हैं? सभी तो नहीं है, पर आप बता दो ये इसमें से कौन कौन से हैं। नहीं, सभी हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल, ये तीनों ही मरुस्थल पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और देखो इन तीनों ही मरुस्थलों को ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों को ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में शामिल किया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तटीय पठार है उस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को। देखो इसमें से आप देखोगे तो वर्षा जो है केवल इसमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में उसके पूर्वी तट पर होती है, इसीलिए जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें वृहद यानी बड़े रूप से विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। और काफ़ी पानी की जो मात्रा है काफ़ी कम मिलती है वहाँ पर। पठारी क्षेत्र है, पथरीली भूमि है और इसी वजह से उस क्षेत्र को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन और विक्टोरिया ये सभी संयुक्त रूप से, तो ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में काली मिर्च के लिए कौन सी जलवायु स्थिति महत्वपूर्ण पाई जाती है? उष्ण और आर्द्र जलवायु तथा 200 सेंटीमीटर वर्षा, 15 डिग्री से 30 डिग्री तक वार्षिक ताप परिसर तथा ढलुआ भूमि। बताओ भारत में काली मिर्च के लिए कौन सी जलवायु स्थित है, महत्वपूर्ण पाई जाती है? देखो केरल को मसालों के लिए जाना जाता है। केरल में मसाले का काफ़ी अधिक उत्पादन होता है, तो उस वजह से भी समझ सकते हो। और इसको काली मिर्च को अद्भुत मसाला भी कहते हैं। तो देखो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसको सूटेबल है। यानी भारत में काली मिर्च के लिए कौन सी जलवायु है? उष्ण और आर्द्र जलवायु तथा 200 सेंटीमीटर वर्षा, इस वजह से जलवायु स्थिति महत्वपूर्ण पाई जाती है। और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक वार्षिक ताप परिसर तथा ढलुआ भूमि, तो ये दोनों ही सही हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। देखो काली मिर्च की उपज के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है इसमें। देखो काली मिर्च की खेती के लिए जो वार्षिक ताप परिसर है वो तकरीबन 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक होना चाहिए। और देखो भारत का जो केरल राज्य है, मैंने बता दिया, सारी विशेषताएं पाई जाती हैं ये केरल राज्य में, इसी वजह से यहाँ पर व्यापक रूप से काली मिर्च का उत्पादन होता है। देखो पुर्तगाली आए थे, काली मिर्च ले गए थे, इसी वजह से उन्होंने भारत के साथ आगे भी व्यापार करने के लिए कदम बढ़ाए थे। ठीक है, तो समझ सकते हो। ये देखो कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? कश्मीर की घाटी सममित वलन, असममित वलन, ग्रीवाखंड या एक दिग्नत वलन? बताइए।
तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रीवा खंड। ठीक है, कश्मीर की घाटी जो है ग्रीवा खंड का उदाहरण है। देखो ग्रीवा खंड वलन को नापे भी कहा जाता है। ग्रीवा खंड जो वलन है इसको नापे लिख देता हूँ, देखो याद रखना, नापे भी कहा जाता है। और देखो जब वलन की दोनों भुजाएं अदा से टूट करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है, तो फिर चट्टान की जो परतें हैं, चट्टान की जो परतों का एक हिस्सा है वो खिसक करके दूर चला जाता है और तब इसे ग्रीवाखंड वलन कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, इसको भी पढ़ लेना। और हिमालय में तो पाया ही जाता है, इसके साथ साथ ये जो वलन है आल्प्स जो पर्वत है उसमें भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस बैंक ने आई वॉच बैंकिंग परियोजना शुरू की है? SBI, ICICI बैंक, HDFC या PNB? बताइए किस बैंक ने आई वॉच बैंकिंग परियोजना शुरू की है? तो देखो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने आई वॉच बैंकिंग परियोजना को शुरू किया है। देखो आई वॉच एक मोबाइल ऐप है जिसे वर्ष 2015 में HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। 2015 में लॉन्च किया गया था मोबाइल ऐप है आई वॉच जो बैंकिंग है इसको, ठीक है, 2015 में, जो एप्पल वॉच पर उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा HDFC बैंक। देखो भारत की सबसे बड़ी बैंक है HDFC बैंक, पैसों के हिसाब से, शाखाओं के हिसाब से बात करोगे तो SBI है सबसे बड़ी, और विश्व की 6 नंबर की बैंक है पैसों के हिसाब से HDFC। क्वेश्चन नंबर ये देखो 13वां, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 30 के अनुसार राज्य में किस वर्ष तक प्रजनन दर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार राज्य में किस वर्ष तक प्रजनन दर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2026, 2030 या 2035? बताओ। देखो इसका सही जवाब है 2026, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2026 तक प्रजनन दर 2.1 लाने का लक्ष्य रखा गया है। देखो प्रजनन दर को वर्ष 2030 तक करना है 1.7, ठीक है, 2026 तक तो 2.1 और 2030 तक करना है 1.7। ठीक है, वर्तमान समय में बात करोगे आप तो प्रति जो 1000 आबादी है उस पर जो कुल प्रजनन दर है वो 2.7 है। कितनी है? 2.7, काफ़ी है, उस हिसाब से भी समझ सकते हो। आगे देखो, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? राज्यपाल, लेपिक, लेखपाल या काजी? बताइए। देखो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, लेखपाल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, लेखपाल। यानी ब्रिटिश शासन के दौरान भी उत्तर प्रदेश में जो भूमि पंजीकरण होता था वो लेखपाल के द्वारा किया जाता था। देखो लेखपाल के पास संपूर्ण भूमि का ब्यौरा होता था, इसीलिए उन्हें यह काम सौंपा जाता था। देखो भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात जो भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया होती थी उसको लेखपाल के द्वारा ही संपन्न कराया जाता था। क्रय विक्रय की जो क्रय विक्रय के पश्चात जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है उसको लेखपाल ही पूरी करता था। आगे देख लो इसमें। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची फर्स्ट का सेकंड से इसमें मिलान करना है। देखो एक साइड में लिखे हुए हैं उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उसकी राजधानी एक साइड में। देखो कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? क्या पूछा है इसमें? एक सेकंड, मिलानी, हाँ मिलानी करवाना है। तो बताओ। तो देखो इसे करने की कोशिश करें। देखो कुरु की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, एक का हो जाएगा 4। पांचाल की राजधानी, पांचाल की थी अहिछत्र, ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। कौशल की थी साकेत और वत्स की कौशाम्बी, इसका 2 हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन भी। देखो इसके अलावा सूरसेन के बारे में बात करें, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मल्ल महाजनपद जो था इसकी कुशीनगर थी। देखो मल्ल जो होते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं, इस वजह से भी देख सकते हो। काशी वाराणसी, काशी और वाराणसी आसान है ये तो याद करना। अंग की थी चंपा और मगध की थी गिरिव्रज, वज्जी, ये मिथिला और वैशाली,
और कौन सा है, वज्जी हो गया। फिर चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी। मत्स्य भी पूछा जाता है। देखो मत्स्य मछली, यानी कब मछली देखी होंगी ना, काफ़ी विराट हो जाती हैं, जैसे वेल मछली है, तो मत्स्य की विराट नगर थी। अस्मक की पांड्या, और आपका अवंती, अवंती की थी उज्जैन, उज्जैनी थी, ठीक है। गांधार, गांधार की थी आपकी तक्षशिला, और कम्बोज की थी राजापुर, ठीक है। तो इन सभी को याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कथन और कारण है। देखो पहला कथन, यूरोप महाद्वीप का अधिकांश क्षेत्र समुद्री समकारी प्रभाव का अनुभव करता है। क्या ये सही है? तो देखो बिल्कुल सही है। यूरोप महाद्वीप का जो अधिकांश क्षेत्र है समुद्री समकारी प्रभाव का अनुभव ही करता है। और कारण है इसमें, यूरोप महाद्वीप के आंतरिक भाग में समुद्र का विस्तार हुआ है, इसी वजह से ये महाद्वीप का जो यूरोप महाद्वीप का जो अधिकांश क्षेत्र है समुद्री समकारी प्रभाव का अनुभव करता है। तो स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या भी हो रही है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्राज़ील में कहवा के बगानों को क्या कहा जाता है? ग्रान चाको, एक्टासिया, ग्वाको या फजेंडा? देखो ब्राज़ील में कहवा के बगानों को कहा जाता है फजेंडा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो अर्जेंटीना के बारे में बात करें, जो अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है, उस क्षेत्र में जो घास के मैदान में देखोगे आप, तो उस घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ग्रान चाको। यानी जो पंपास घास के मैदान हैं उनमें पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं उन्हें ग्रान चाको कहा जाता है अर्जेंटीना में। आगे देखो, इसमें कथन और कारण ही है। कथन देख लो, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और कारण है यह भ्रंश घाटी में होकर के बहती है। तो बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? देखो डेल्टा का निर्माण करने के लिए जहाँ पर ये मुहाना बनाती हैं उस पर मंद गति होनी चाहिए, अवसादों की मात्रा होनी चाहिए, नदियों में भरपूर पानी होना चाहिए, और नदियों का जो बहाव है काफ़ी दूरी से होना चाहिए, अवसाद अधिक होने चाहिए, और जिस जगह से होकर के बहती है वो ज़्यादा पथरीली यानी ठोस नहीं होनी चाहिए, और जो उसका क्षेत्र होना चाहिए वो काफ़ी विस्तृत होना चाहिए। मेन चीज़ है इसको बनने का, स्लो यानी बहुत ही कम गति होनी चाहिए पानी की, और अवसाद अधिक मात्रा में होने चाहिए। लेकिन ये जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई भी कम है, और ये छोटे मार्ग से बहती हैं, भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, और तीव्र गति से मुहाना बनाती हैं। यानी जिस मुहाने पर ये गिरती हैं पानी डालती हैं अपना, तो तीव्र गति से डालती हैं, जिस वजह से ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं इसमें, और व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, हम किस स्मारक में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का पहला संतुलित समन्वय देखते हैं? लाल किला, पंचमहल, जामा मस्जिद, ताजमहल? बताइए किस स्मारक में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का पहला संतुलित समन्वय देखते हैं? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ताजमहल में। देखो ताजमहल के बारे में बात करें, ये भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का पहला संतुलित समन्वय इसमें देखने को मिलता है। ताजमहल का जो निर्माण है भारत और एशियाई की जो सामग्रियां हैं उसका उपयोग करके बनाया गया था। और देखो मुग़ल वास्तुकार हुए हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, इनकी ये उत्कृष्ट कृति है। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार हैं ताजमहल के, जो विश्व की सबसे जो प्रसिद्ध इमारतें हैं उसमें शामिल किया जाता है। और इसका निर्माण कराया था शाहजहाँ ने अपनी जो बेगम थी उसकी याद में, मुमताज़ महल की याद में कराया था, ठीक है। लेकिन ये अहमद लाहौरी जो हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार हैं, ये याद रखना, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देखो एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया था? शाहजहाँ, नूरजहाँ, जहांगीर या मिर्ज़ा गियास बेग? और ये भी बता दो किसने बनवाया था। देखो ताजमहल बनवाया शाहजहाँ ने अपनी बेगम के याद में, लेकिन ये जो एतमाद-उद-दौला बनाया था ये मिर्ज़ा गियास बेग की याद में इसकी बेटी ने बनाया था, जिसका नाम था नूरजहाँ। नूरजहाँ ने बनाया था एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ठीक है।
इनके पिता थे मिर्जा गियास बेग। इसकी याद में बनवाया था 1622 से 28 के मध्य। ठीक है, इस मकबरे को ही ताजमहल का प्रारूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल का ही प्रारूप सा है। और इस मकबरे में याद रखना जो पित्रा शैली है, पित्रा शैली यानी जो अर्ध कीमती पत्थर होते हैं उस पर जो पुष्प डिजाइन होती है उसी को कहा जाता है पित्रा शैली। ठीक है, इसका ये पहली बार प्रयोग इसी में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पित्रा शैली का भारत में जो प्रयोग है वो इसी में एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया है। ठीक है, पित्रा शैली किसे कहते हैं? जो अर्ध कीमती पत्थर होते हैं उन पर जो पुष्प डिजाइन बनी होती हैं उसी को कहते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 21, मिर्जा राजा जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर वेधशालाओं को स्थापित करवाया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लो डबल। मथुरा, उज्जैन, जयपुर, बनारस या दिल्ली? बताइए चारों में से कौन सा होगा? बताओ। बताओ क्या सही जवाब होगा। तो देखो मिर्जा राजा जयसिंह ने मथुरा में, ठीक है, मथुरा के बाद उज्जैन और जयपुर, बनारस यानी वाराणसी और दिल्ली, ये पांचों जगहों पर, ठीक है, पांचों जगहों पर आधुनिक उपकरणों से युक्त एक ये जो है वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो देखो ये सभी सही जवाब हो जाएंगे। इसमें क्या पूछा है? स्थान पर वेधशालाओं को स्थापित किया था। तो देखो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी पर। ठीक है, आगे देखो, गौथिक स्थापत्य कला का आगमन निम्नलिखित में से किन यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत में लाया गया था? गौथिक स्थापत्य कला का आगमन निम्नलिखित में से किन यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत में लाया गया था? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाली, यानी गौथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के साथ भारत में हुआ था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको मिलान करना है, एक साइड में अधिनियम है और एक साइड में वर्ष है। देखो सती प्रथा प्रतिबंधित कब की गई थी? तो देखो विलियम बेंटिंक के द्वारा, ये 1829 में, इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 3, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब का है? तो देखो ये 1856 का है। ठीक है, 1856 का, इसका एक हो जाएगा। शारदा एक्ट है आपका 1929 का है, 1929 का, इसका 4 हो जाएगा। और आपका दास प्रथा प्रतिबंधित, ये 1843 में, इसका 2 हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखो अब 24वां, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, यानी अवरोही क्रम में देखना है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में देखना है। अवरोही क्रम कैसे? यानी कालानुक्रम देख लो, घटता हुआ, पहले किसका हुआ फिर किसका फिर किसका, उस हिसाब से। देखो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? इसका 1936 में हुआ था गठन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। बारदौली सत्याग्रह 1928 में। वैसे तो ये 1914 में स्टार्टिंग हो गई थी इसकी, ठीक है, लेकिन इसमें बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें जो अपना वो निभाया था, उस वजह से। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन ये 1918 में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 से 50 तक चला था, 1946 से 50 तक। तो देखो सबसे पहले कौन सा होगा इसमें? सबसे पहले आएगा इसमें उत्तर प्रदेश, यानी 3 आएगा उत्तर प्रदेश किसान सभा। उसके बाद 2 आ जाएगा बारदौली सत्याग्रह, उसके बाद 1 आ जाएगा और सबसे एंड में आ जाएगा 4। 3, 2, 1, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 देख लो तो 3, 2, 1, 4 है क्या? नहीं, इसमें क्या पूछा है? बारदौली अखिल भारतीय किसान सभा का गठन।
यानी इसमें अवरोही क्रम पूछा है, अवरोही क्रम। तो सबसे पहले तो आएगा इसमें सबसे ज़्यादा, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 1940 से 50। ठीक है, तो इतना तो निश्चित है कि 4 सबसे पहले आएगा इसमें। उसके बाद देखो 1936 है, 4-1 आएगा इसमें। ठीक है, 4-1, तो देख लो ऑप्शन सी है इसमें। यानी मैंने वो क्रम से बता दिया था, 3-2-1-4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग के सदस्य थे। सरकारी आयोग, बी शंकर, के हनुमंथैया, डॉक्टर एस.आर. सेन, ओ.वी. अलगेसन। देखो सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की जो स्वायत्त संबंधी मांगें थी उन पर सिफारिश देने के लिए। और इस आयोग में 3 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश थे आर.एस. सरकारिया, उसके द्वारा की गई थी। इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, जैसे शिवारामन और एक थे एस.आर. सेन। ठीक है, देखो एस.आर. सेन थे इसमें। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, एस.आर. सेन हो गए, एस.आर. सेन और शिवारामन है क्या इसमें, शिवारामन। तो इसका तो यही है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर एस.आर. सेन इसमें सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। देखो एक साइड में विद्रोह के केंद्र लिखे हुए हैं और एक साइड में विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली से इस विद्रोह का दमन किसने किया था, देखो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली से। दिल्ली से निकलसन और हडसन ने इसका दमन किया था। ठीक है, ए का हो जाएगा 3। कानपुर से कैम्पबेल, ऑप्शन ए को हो जाएगा इसका, यानी एक सही हो जाएगा। इलाहाबाद से किया था कन्नन नील ने। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा। बरेली से विंसेंट आयन ने, इसका 2 हो जाएगा। 3-1-4-2 इसका सही जवाब है। अब ये देखो सूची फर्स्ट का सेकंड से इसमें मिलान करना है। देखो एक साइड में गवर्नर जनरल हैं और एक साइड में कार्य हैं उनके। बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। सिपाही विद्रोह भारत का पहला विद्रोह, सिपाही विद्रोह यही कहा जाता है, भारत का पहला सिपाही विद्रोह बेलोर में जो हुआ था 1806 में। ठीक है, और किसके टाइम में हुआ था ये, सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में। तो एक का हो जाएगा 2। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी और मिंटो फर्स्ट जो था इससे संबंधित है, अमृतसर की संधि से मिंटो फर्स्ट, इसका ए हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84, इल्बर्ट बिल ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है, इसका 4 हो जाएगा। कृषि अनुसंधान केंद्र यानी पूसा की स्थापना लॉर्ड कर्जन के टाइम में। 2-1-4-3 इसका सही जवाब है। देखो क्वेश्चन नंबर 28, इसमें सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करो। देखो देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है, देखो देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है बंगाल शासक विजय सेन से। ठीक है, ए का हो जाएगा 3। ग्वालियर अभिलेख ये प्रत्याहार नरेश हैं भोज, इससे संबंधित है, बी का हो जाएगा 4। प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये है समुद्रगुप्त से, इसका 1 हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल से संबंधित है। ठीक है, 3-4-1-2 इसका सही जवाब है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, आज का सेकंड लास्ट है, कथनों पर विचार करना है। देखो पहला है इसमें 7 वाहनों के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए। दूसरा इसमें गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है। और तीसरा भी है इसमें सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण लेख जो हैं सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। जो सही है इसमें वो बता दो। देखो पहला इसमें 7 वाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए, बिल्कुल सही है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, ये भी ठीक है।
सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने जारी किए, ये गलत है। क्यों गलत है? कि सर्वप्रथम जो लेख वाले सिक्के थे वो हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे, इस वजह से गलत है। तो इसमें सही कौन सा है? 1 और 2, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है इसमें। देखो, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में प्राप्त होता है, निकायों का संबंध जैन धर्म से है, और अचरांग सूत्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो बताओ इन तीनों में कौन सा सही है? देखो, इसमें पहला है, क्या पूछा है इसमें, कौन सा सही है, ये पूछा कौन सा सही विकल्प है। तो देखो, इसमें पहला महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में प्राप्त होता है, तो पहला तो सही है। निकायों का संबंध जैन धर्म से है, तो देखो ये गलत है, क्योंकि निकायों का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत और कहानियाँ हैं उसका संग्रह है, इस वजह से ये गलत है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखो, अचरांग सूत्र का संबंध बौद्ध धर्म से, ये भी गलत है, क्योंकि अचरांग सूत्र में तो जैन बच्चों के जो आचार और नियम हैं उसका उल्लेख मिलता है, इस वजह से ये 2 और 3 गलत हैं, केवल इसमें 1 सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे इस सीरीज़ के आखिरी और 50वें प्रैक्टिस सेट के साथ। फिर उसके बाद जो दृष्टि पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज सेकंड आई है उसके प्रैक्टिस सेटों को स्टार्ट करूंगा मैं, उसकी महत्वपूर्ण क्लासें होंगी, वो भी नियमित रूप से चलती रहेंगी लगातार, ठीक है। लेकिन एक और है नोट्स के रूप में, वो 1-2 दिन में आ जाएगी, उसकी भी सेकंड क्लास होगी, वो भी आती रहेगी, ठीक है। पढ़ते रहो, खेलते कूदते हंसे मुस्कुराते रहो। आगे मिलते हैं फिर, बाय।